बढ़ते आगे, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को ईडी ने रिमांड पर लिया है। साकेत कोर्ट से जवाद सिद्दीकी को 13 दिन की रिमांड। ईडी ने कल जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि बेहद अहम कड़ी और बेहद अहम भूमिका अल-फलाह यूनिवर्सिटी की दिल्ली ब्लास्ट में रही है। अब ईडी की ओर से यहां तमाम अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। साकेत कोर्ट ने 13 दिन की ईडी रिमांड दे दी है। अब ईडी ने कल ही जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब पूछताछ की जाएगी। यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई थी, कोर्ट में पेश किया जाता है और जाहिर है कि ईडी रिमांड मांगती और ईडी ने रिमांड मांगी। रिमांड फिलहाल मिल चुकी है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये पूरी फंडिंग आखिरकार कहां से हो रही थी। सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। वरुण, जिस तरीके से 13 दिन की रिमांड यहां पर मिली है, हम वरुण का रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं। दरअसल अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने बड़ा दावा किया है। ईडी के रिमांड नोट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर यह आरोप है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी से 415 करोड़ रुपए कमाए हैं। अल-फलाह ने मान्यता प्राप्त होने का झूठा दावा किया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी से फीस के रूप में एक बड़ी रकम वसूली है और यूनिवर्सिटी के आईटीआर में कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं जो संदिग्ध हैं। यूनिवर्सिटी ने करोड़ों की रकम को दान बताकर दिखा दिया है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी की 2018-19 में आय की बात करें तो वो 24 करोड़ कुछ थी और 2024-25 में यूनिवर्सिटी की आय बढ़कर 80 करोड़ कुछ हो जाती है, जो संशय पैदा करती है। वरुण इस समय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, जिस तरीके से संस्थापक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को गिरफ्तार किया गया, ईडी के रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ होगी, लेकिन ये बड़ा डिफरेंस कमाई में जो देखा जा रहा है कि दान बताकर लोगों से वसूली करके गलत तरीके से पैसे ऐंठे गए, 80 करोड़ जिस तरीके से इनकी आय बढ़ी है, ये संदेह का विषय है। वरुण, को आगे बढ़ाया तब 415 करोड़ रुपए जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसका पता चला। ईडी को जांच में पता चला कि जो एनएएसी की जो मान्यता है वो छात्रों को गलत बताई गई थी। जो यूजीसी की 12B की मान्यता है वो यूनिवर्सिटी के पास थी नहीं, यानी गलत जानकारी दी गई, एडमिशन लिए गए और ये जो पैसा था ये अर्जित किया गया। इतना ही नहीं, ये 415 करोड़ रुपए में से एक बड़ी रकम अपने रिश्तेदारों और जो अपने परिवार के लोगों से जुड़े जो बैंक अकाउंट हैं उसमें भी ट्रांसफर किए गए। तो ये पैसा जो ट्रांसफर किया गया, इस पैसे को आगे कहां भेजा गया? 8 से ज्यादा शेल कंपनीज के बारे में जानकारी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पता चली है। तो अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि जो ये 415 करोड़ रुपए जो झूठ बोलकर गलत जानकारी देकर अर्जित किए गए, ये आगे शेल कंपनीज तक कैसे पहुंचे और कैसे इस पैसे को ठिकाने लगाया गया। सबसे अहम बात, एजेंसीज अब ये भी पता लगा रही हैं, जो दूसरी एजेंसी है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पैसों में से ही कुछ पैसों का इस्तेमाल इन आतंकी गतिविधियों के लिए किया हो। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को आगे बढ़ाना है, लेकिन जिस तरीके से एनआईए भी और जो दूसरी एजेंसी दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो वो भी अब ये पता लगा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस पैसे का इस्तेमाल शेल कंपनियों के जरिए आगे जो आतंकी हैं वहां तक पहुंचा और उसके बाद आतंकी गतिविधियों के अंदर इस पैसे का इस्तेमाल किया गया हो। तो कहीं ना कहीं शिकंजा चारों तरफ से कसा जा रहा है। एनआईए और जो बिल्कुल वरुण, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन वरुण, इसी के साथ में जानकारी ये भी मिल रही है कि उत्तराखंड तक अब दिल्ली ब्लास्ट की जांच यहां पर पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में रडार पर कुछ डॉक्टर्स हैं, जो जानकारी मिल रही है, और यूपी एटीएस ने उत्तराखंड इंटेलिजेंस मुख्यालय से जानकारी भी यहां साझा की है। 7 संदिग्धों की जानकारी इंटेलिजेंस मुख्यालय से साझा की गई है और उत्तराखंड से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करते हैं, सीधे उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस मामले को लेकर जांच कहां तक पहुंची है और कैसे दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन उत्तराखंड तक पहुंच रहा है। पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, कहां तक पहुंची है जांच?
देखिए, उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड इंटेलिजेंस और एसटीएफ से संपर्क किया है और उन्होंने जो उत्तराखंड के 7 संदिग्ध लोग हैं उनकी जानकारी उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड के साथ साझा की है और उत्तराखंड की जो एटीएस और इंटेलिजेंस की टीमें हैं वो उन 7 संदिग्धों तक पहुंच चुकी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें प्लेसमेंट एजेंसी के कुछ लोग शामिल हैं, इसमें मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए कुछ लोग शामिल हैं और जो मुख्य आरोपी हैं ब्लास्ट के उमर और जो डॉक्टर शाहीन जो उनकी साथी थी, उनके 2 लोग इसमें शामिल हैं। उन तक पुलिस पहुंच चुकी है और इंटेलिजेंस के लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल ऐप और जो मोबाइल जो व्हाट्सएप है उसके जरिए कुछ चैटिंग की गई है, उसके जरिए तमाम जो डेटा है उत्तराखंड पुलिस को मिला है, उसकी जांच के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हालांकि देखिए, इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो अभी इस पर कुछ आगे बताने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है, लेकिन ये साफ कहा जाता है कि जो जांच एजेंसियां हैं दिल्ली ब्लास्ट में जो जांच कर रही हैं और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की जो टीम है, जो एटीएस की टीम है, वो लगातार उत्तराखंड की जो पुलिस है उसके संपर्क में है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से इन लोगों का उन लोगों से जो आरोपी है उनसे संपर्क था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरा जो इंटेलिजेंस तंत्र है उत्तराखंड का वो अलर्ट है। जैसे ही उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उत्तराखंड से संपर्क किया था उसके बाद ही यहाँ की पुलिस एक्टिव हो गई थी। तमाम जो डेटा है वो उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड पुलिस को साझा किया है। जो उत्तराखंड का जो मुख्यालय है इंटेलिजेंस का, उसके साथ संपर्क किया गया है, उनको ये सारा डेटा साझा किया गया है। उसके साथ ही जो तमाम यहाँ की एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पे है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़ने के बाद यहाँ पर जो सत्यापन अभियान है वो चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ बड़ा एक जो एजुकेशनल हब है वो यहाँ है और तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ पर एजुकेशन लेते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के लोग भी है, इसमें अन्य प्रदेशों के लोग हैं। पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अब जांच की आज उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। जिस तरीके से कार्रवाई हम यहाँ देख पा रहे हैं, आप नजर बना रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। वरुण, आपका, पंकज आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।